Students, today we are talking about the structure of prokaryotic cell. Prokaryotic cells क्या होते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ा था. तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल उसमें नहीं होते हैं. यहाँ तक कि जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो भी साइटोप्लाज्म में है, ऐसे ही है, उसके चारों ओर भी कोई बाउंड्री नहीं है. यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में कोई जो ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों ओर भी बाउंड्री नहीं है. इसके अलावा जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो भी साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके चारों ओर भी बाउंड्री नहीं है, यानी कि उसके चारों ओर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. इसके अलावा देखिए इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं. इसमें बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया है. उसमें कैसे हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसमें है, और उसमें हमने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था. बैक्टीरिया इसमें थे, साइनोबैक्टीरिया इसमें थे, आर्कीबैक्टीरिया इसमें थे, माइकोप्लाज्मा इसमें है. तो इस तरह से आज हमको क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. यहां पर देखिए जो एक बैक्टीरियल सेल है वो 3 लेयर्ड सेल एनवलप से कवर्ड होती है. तो पहला अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो सेल एनवलप, तो 3 लेयर्ड सेल एनवलप से सराउंडेड होती है. और सबसे बाहर वाली जो लेयर है बैक्टीरियल सेल की उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर और कैप्सूल. अगर ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो जिलेटिनियस है, मतलब कि वो स्लाइम की तरह है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? स्लाइम लेयर बोल देते हैं. और अगर वो सॉलिड है तो उसको क्या बोल देते हैं? कैप्सूल. और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स. तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है किसी प्रोकैरियोटिक सेल की, वो किसकी बनी हुई है? ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है. और ये क्या हो सकती है? स्लाइम लेयर भी हो सकती है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? कैप्सूल भी बोल सकते हैं. इसके बाद इसके अंदर कौन क्या है? सेल वॉल. इसके अंदर की जो लेयर है वो क्या है? सेल वॉल. सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और हमें पता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन. किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी हुई होती है. देखिए जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में सेल वॉल है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा ऑल हैव सेल वॉल. माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है. सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी हुई होती है. सेल वॉल के अंदर क्या है? अंदर वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अंदर वाली जो लेयर है इसकी वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये थर्ड लेयर, थर्ड सेल एनवलप क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यूजुअल किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है. तो थर्ड लेयर यहाँ पर आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इस तरह से हम जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका स्टेप वाइज डायग्राम भी शो कर रहे हैं. पहला हमारा देखिए स्ट्रक्चर में सेल एनवलप है, 3 लेयर है सेल एनवलप की. आउटर मोस्ट है कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ये किसकी बनी हुई है? ग्लाइकोकैलिक्स की. इसके अंदर मिडिल सेल वॉल है जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और इनर सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें आप देख रहे हैं इनफोल्डिंग्स हैं. तो ये जो इनफोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसको बोलते हैं मीजोजोम. ये मीजोजोम है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये वहां पर क्लियर हो रहा है डायग्राम से, ये क्या है? मीजोजोम.
अब देखिए मीजोजोम का क्या फंक्शन है। मीजोजोम का क्या फंक्शन है? सेल वॉल फॉर्मेशन, ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में ये हेल्प करती है। रेस्पिरेशन, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो रेस्पिरेशन में ये हेल्प करती है। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को ये बढ़ाती है। इंक्रीजिंग एंजाइम कंटेंट, एंजाइम कंटेंट को इंक्रीज करती है। तो इस तरह से ये जो मीजोजोम है इसके क्या फंक्शन है? मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, जो कि डायग्राम में बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके ये डिफरेंट फंक्शन है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंक्रीजिंग एंजाइम कंटेंट। इसके बाद देखिए जो न्यूक्लिक मटेरियल है उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा ये जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो कैसा है? सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो कैसा है? सिंगल है। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन का मतलब है डीएनए की पैकिंग के लिए, उसको और ज्यादा कंडेंस करने के लिए कोई प्रोटीन का इस्तेमाल इसमें नहीं होता, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होती। नॉन हिस्टोन प्रोटीन पड़ी होती है जो कि डीएनए को स्कैटर्ड करने से बचाती है। उस प्रोटीन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोइड है वो किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों मिलके प्रोटीन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये दोनों मिलके एक कंडेंस मास बना लेते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड के चारों ओर कोई बाउंड्री या मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके बाद देखिए इसमें फिल रहता है साइटोप्लाज्म, राइबोसोम यहां पर होते हैं और न्यूक्लियस के पास पास राइबोसोम ज्यादा है। ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम कैसे हैं? 70S राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अगर हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो 2 सब यूनिट इसके पास हैं। कौन कौन सी? लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर। जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S की है और स्मॉलर सब यूनिट क्या है? 30S की है। जब ये दोनों देखिए, जब राइबोसोम के पास कोई काम नहीं होता तो इसकी जो दोनों यूनिट है वो कैसी रहती है? सेपरेट। तो उस समय उसका जो कोफिशिएंट है, जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, और अटैच कब होंगे? जब डीएनए कोई एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है जिसको राइबोसोम को रीड करना है। तो होता क्या है? जब डीएनए एक मैसेंजर आरएनए बनाता है तो बहुत सारे राइबोसोम इससे आकर अटैच हो जाते हैं और क्या करने लगते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगते हैं। उस कंडीशन में इन राइबोसोम को हम पॉलीजोम बोलते हैं, पॉलीजोम। उस समय जो ये राइबोसोम है उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजोम बोलते हैं। तो पॉलीजोम मिलकर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन यहाँ पर बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या है? 70S राइबोसोम इसमें होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 50S एंड 30S। ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन, जो एमआरएनए को क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ इंक्लूजन बॉडी इसमें होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, ये ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन और रिजर्व फूड इसमें प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक सेल में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। तो दोनों सेल में अगर कॉमन आपसे पूछा जाए एक सेल ऑर्गेनल तो वो कौन सा है? हमारा राइबोसोम है। इसके अलावा इसमें होते हैं फ्लैजिला। अगर हम फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखें तो फ्लैजिला को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिलामेंट, ये फिलामेंट है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हुक है और ये नीचे वाला क्या है? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी।
बेसल बॉडी, तो बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक, ये तीनों मिला के बनाते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला बनाते हैं। इसी के अलावा जो बैक्टीरियल सेल है उसमें कुछ मेम्ब्रेन ग्रोथ भी होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। यहां से इस तरह से ये है, इनको बोलते हैं पिलाई। ये यहां पर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है। पिलाई एंड फिम्बरी, ये सरफेस एक्सटेंशन है। इनका फंक्शन क्या है? मोटिलिटी, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम से बैक्टीरिया इसकी हेल्प से अटैच हो जाता है। इसके अलावा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ा था, कॉन्जुगेशन से होता है। कॉन्जुगेशन में पिलाई दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होने में भी मदद करती है। तो ये हमारा क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल का हमने डायग्राम बनाया है। ये बैक्टीरियल सेल है जो ज्यादा सिंपल है। अगर हम साइज देखें एक बैक्टीरियल सेल का, तो लगभग कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। अगर हम वायरस का जो साइज देखें तो वायरस का साइज बहुत कम है, 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा और ज्यादा स्मॉलेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है पीपीएलओ, 0.1 माइक्रोमीटर इनका जो है साइज है। देखिए, बैक्टीरिया को कलर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे ग्राम ने एक स्टेन बनाया था, जिससे कि बैक्टीरिया को क्या किया जा सकता है? कलर किया जा सकता है। तो बैक्टीरिया को स्टेनिंग के अकॉर्डिंग, ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि ग्राम स्टेनिंग से स्टेन हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस तरह से दो तरह के बैक्टीरिया हम यहाँ क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। कौन कौन से? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये हमारा आज क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू।